हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इसका नेम है वेक्टर। आज हम वेक्टर स्टार्ट करेंगे। आप वेक्टर के पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर चैप्टर का नेम है आपका वेक्टर। इसमें फिजिकल क्वांटिटी को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है वेक्टर वाले चैप्टर में। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज जो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करने में या एक्सप्लेन करने में हेल्प करती हैं, उन क्वांटिटियों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। या ऐसी क्वांटिटी जिसे किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा मेजर करना पॉसिबल हो, उन क्वांटिटियों को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ थ्री टाइप में डिवाइड की गई है। एक फर्स्ट है प्योर रेशियो। प्योर रेशियो दैट इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एक है। दूसरी है स्केलर क्वांटिटी, आप इसे केवल स्केलर भी बोल सकते हो, स्केलर क्वांटिटी। और तीसरी है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। एक एक करके इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, है ना। एक है वेक्टर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी और एक है प्योर रेशियो। सबसे पहले हम प्योर रेशियो की बात करें। देखो, दो वर्ड हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट कहलाता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड। जैसे एग्जांपल में कहें, अगर हम एग्जांपल में देखते हैं, जैसे आप कोई क्वांटिटी ले लो, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे आप मास ले लेते हैं। अब मास की वैल्यू आपको मान लो गिवन है 4 kg। तो ये जो मास है एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी ये जो 4 है ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो किलोग्राम है ये मल्टीप्लाइड में 4 kg के, ये इसकी यूनिट है। और इस पूरे को, इसको हम यूनिट बोल दिया, इस पूरे को हम बोलते हैं 4 किलोग्राम, पूरे को क्या बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ मास। ये मास का मैग्नीट्यूड है 4 किलोग्राम। आपने पीछे लेक्चर में पढ़ा होगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसका सिस्टम चेंज करने से, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करें तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, बट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाती है और यूनिट भी चेंज हो जाती है, बट मैग्नीट्यूड रिमेन सेम रहता है। कब? जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को, सिस्टम ऑफ यूनिट को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है अभी इस समय प्रेजेंट में, ये वैल्यू ये 4 किलोग्राम मास की ये वैल्यू है 4 किलोग्राम। ये किस सिस्टम में लिखा हुआ है? तो ये सिस्टम में लिखा हुआ, आप एसआई सिस्टम कह सकते हो या फिर SMKI सिस्टम कह सकते हो कि एसआई सिस्टम में लिखा है। तो एसआई सिस्टम में मास की वैल्यू कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, 4 किलोग्राम। ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 में कह लेते हैं कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 4 और यूनिट लिख रहे हैं किलोग्राम। अगर हम इस सिस्टम को चेंज कर लें, और इसको हम कर दें CGS सिस्टम में, अगर हम सिस्टम चेंज करें तो इसको क्या लिखेंगे भाई, 4 किलोग्राम को ग्राम में ले आए तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो आप लिख सकते हो 4000 ग्राम। तो देखो, जैसे ही हमने सिस्टम चेंज किया तो अब मास की जो वैल्यू हो गई है वो 4000 ग्राम। जैसे हमने सिस्टम चेंज किया तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है N1,
ये N2, इसको N2 कह लेता हूं, ये चेंज हो गई। पहले SI सिस्टम में मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो 4 थी। अब CG सिस्टम में इसी मास की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो N2 हो गई, 4000 हो गई। यूनिट पहले किलोग्राम थी, अब U2 हो गई। तो देखो न्यूमेरिक सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुई, यूनिट भी चेंज हुई, बट मैग्नीट्यूड सेम रहा। क्यों? क्योंकि 4 किलोग्राम और 4000 ग्राम क्या इक्वल होते हैं या नहीं? मैं आपसे पूछूं, क्या 4 और 4000 इक्वल होंगे? अगर मैं इतना लिखूं ओनली 4 और 4000, तो क्या ये इक्वल है? तो 4 और 4000 जो आपका लिखा हुआ है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू थी। मास की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसा सिस्टम में 4 और मास की सीजी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू 4000। क्या आपको ये इक्वल दिख रही है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज, हम कहेंगे ये इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुई? चेंज हुई। यहाँ पे किलोग्राम है, क्या किलोग्राम और ग्राम इक्वल होते हैं? तो यूनिट भी चेंज, इक्वल नहीं होते। क्या 4 किलोग्राम 4000 ग्राम के इक्वल है? तो बिल्कुल होता है, क्योंकि 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के, तो 4 किलोग्राम 4000 ग्राम के इक्वल होता है। तो देखो यहाँ ये 4 किलोग्राम 4000 इक्वल है, तो इसका मतलब है 4 किलोग्राम 4000 ग्राम के इक्वल है, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। इस पूरे को हम, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू N1, इसकी N1, इसकी जगह पे हम लिख रहे थे U1, इसकी जगह पे लिख रहे थे N2, इसकी जगह पे लिख रहे थे U2। आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। कहाँ पर? कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम, डायमेंशन एनालिसिस में जब आप पढ़ते हो तब इस फॉर्मूले को आपने रीड किया होगा। तो देखो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, बट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज और यूनिट चेंज। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड सिस्टम चेंज करने से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड है ना? ये सिस्टम चेंज करने से चेंज नहीं हो रहा है। कैसा है ये? कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप कोई सा भी सिस्टम चूज करिए, एमकेएस सिस्टम लीजिए, सीजीएस सिस्टम लीजिए, एसआई सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, कोई सा भी सिस्टम लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है, दैट मींस कांस्टेंट है। तो आप यहां से एक सेंटेंस और बोलते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय यू। तो हम यहां ये बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन होता है, तो आप बता सकते हो कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में इनवर्स रिलेशन होता है। चेक करिए। नहीं देखो किलोग्राम और ग्राम, यहां किलोग्राम और ग्राम में कहें कि कौन सी यूनिट बड़ी है, तो मैं कहूंगा किलोग्राम यूनिट की जो है वो ग्राम से बड़ी होती है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, है ना? तो 1 किलोग्राम 1 ग्राम से बड़ा है, तो किलोग्राम बिग यूनिट है। लेकिन बिग यूनिट के साथ जो वैल्यू आ रही है न्यूमेरिकल वैल्यू वो छोटी है। बड़ी यूनिट होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, छोटी यूनिट हो जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। जैसी यूनिट छोटी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी। यूनिट छोटी, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा। यूनिट बड़ी, न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी। तो देखो यहाँ यूनिट बड़ी है बट न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी है, यहाँ यूनिट छोटी हो गई बट न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी हो गई। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। तो आप समझ में आया होगा कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मोस्टली टीचर जो है 4 को मैग्नीट्यूड बोलने लगते हैं। 4 मैग्नीट्यूड नहीं है, 4 न्यूमेरिकल वैल्यू है और किलोग्राम इसकी यूनिट है, और 4 न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड किसे कहेंगे पहले आपको ये समझना होगा, ठीक है? अब यहाँ कह रहे हैं कि प्योर रेशियो, हम इसको डिफाइन करने की सोच रहे थे। प्योर रेशियो क्या होता है, तो इसको समझते हैं हम। पहले इतना समझ में आया होगा, आगे डिलीट करते हैं इसको। तो हम डिसाइड इसको अब एक्सप्लेन करते हैं कि प्योर रेशियो, न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। देखो प्योर रेशियो क्या है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटियों का रेशियो हो। दो
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो टू सिमिलर टाइप की क्वांटिटियों का रेशियो हो, उसको बोलते हैं हम प्योर रेशियो। और उसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नो यूनिट। इसमें क्या नहीं होता, नो यूनिट, यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, और डायरेक्शन भी नहीं होती, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल में सर, इसके एग्जाम्पल में है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, रे ऑप्टिक्स में, डिनोटेड बाई एन से भी करते हैं, म्यू से भी कर देते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। इसे सी से डिनोट करते हैं, इसे बी से। लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैक्यूम में ही होती है। किसी भी वैक्यूम को छोड़कर किसी भी अंडर मीडियम में जाएंगे तो लाइट की वेलोसिटी कम हो जाती है। तो V ऑलवेज लेस देन C, ऑलवेज। मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हमेशा C से कम होती है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इज इक्वल टू C बाई V। तो देखो ये वेलोसिटी और नीचे भी वेलोसिटी, ये दो सिमिलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो सिमिलर क्वांटिटियों का रेशियो है। तो इसकी यूनिट लिखें तो मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट लिखें तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है, नो यूनिट, बट न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर आएगी। जैसे अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू पुट कर दें, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम की वैल्यू पुट कर दें, फिर सॉल्व करें तो म्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू, उस पर कोई यूनिट नहीं होगी। तो ऐसी क्वांटिटी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये प्योर रेशियो में आते हैं, है ना। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं है, केवल इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। जैसे आप इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा 3/2, तो इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू है 1.5 होता है, यूनिट नहीं होती पीछे, है ना। ऐसे वाटर का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 4/3, 1.33, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसे ही इसका दूसरा एग्जांपल दें, सेकंड एग्जांपल दें, तो चेक कर लेते हैं पहले बोर्ड कहाँ तक आ रहा है इसमें कैमरे में, ठीक है अभी आ रहा है। दूसरा एग्जांपल दें तो देखो एक और क्वांटिटी का नाम बताएं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी कह देता हूं, पहले पूरा सेंटेंस लिख देता हूं। तो इसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये हमने यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में पढ़ाया था। अगर किसी बॉडी का रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है बॉडी की, तो यहाँ डेंसिटी बॉडी की आएगी। जिस ऑब्जेक्ट की यहाँ डेंसिटी निकालते हैं उसी ऑब्जेक्ट की यहाँ डेंसिटी आती है। ये रिलेटिव डेंसिटी है और ये डेंसिटी ऑफ बॉडी। नीचे आता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जानते हो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। ये हमेशा लर्न होनी चाहिए आपको, है ना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी दे देता है और डेंसिटी ऑफ बॉडी की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू हमेशा लर्न कर के रखनी चाहिए आपको इतनी। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन हमें जरूरत होगी डेंसिटी ऑफ बॉडी की, तो आप यहाँ से वैल्यू पुट करके डेंसिटी ऑफ बॉडी कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ठीक है, वो तो अलग पॉइंट हो गया। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी ये यूज होता है न्यूमेरिकल्स में, आगे चल के 11th में काफी यूज होगा ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा आगे जरा ध्यान दें, मैं तो ये बता रहा था प्योर रेशियो। तो देखो जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी है ये दो सिमिलर क्वांटिटियों का रेशियो है, ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो ये इसमें भी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। रिलेटिव डेंसिटी में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, नो यूनिट। तो रिलेटिव डेंसिटी भी प्योर रेशियो में आती है। ऐसी स्ट्रेन कह सकते हो, स्ट्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है, रिलेटिव डेंसिटी। एक इसमें एक्सेप्शनल केस भी है, एक इसमें एक्सेप्शनल केस क्या है, एंगल। एंगल भी इसी में आता है, लेकिन ये इसका एक्सेप्शनल केस है। जैसे हम कह रहे हैं कि नो यूनिट, लेकिन एंगल की तो यूनिट होती है। और ये भी दो सिमिलर क्वांटिटियों का रेशियो होता है, आर्क बाई रेडियस। देखो ये भी डिस्टेंस, आर्क एक डिस्टेंस होती है, रेडियस भी एक डिस्टेंस है, तो ये भी दो सिमिलर क्वांटिटियों का रेशियो है, आर्क बाई रेडियस। बट इसकी यूनिट होती है प्लेन एंगल की रेडियन,
तो ये इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ दें, ठीक है यार, एक एक्सेप्शनल केस में लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये होता है प्योर रेशियो। तो जो प्योर रेशियो में केवल न्यूमेरिकल वैल्यू किसे कहेंगे, ऐसा रेशियो जो दो सिमिलर टाइप की क्वांटिटियों का रेशियो हो, उसको हम प्योर रेशियो में बोलते हैं। और उसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। एग्जाम्पल में कही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह सकते हैं और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो स्केलर क्वांटिटी की तरफ ध्यान देते हैं बेटा, है ना। इसे हटा देता हूं। तो इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है प्योर रेशियो में, ठीक है। अब आती है स्केलर क्वांटिटी। तो देखो स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है ओनली मैग्नीट्यूड बताने से, डायरेक्शन की इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी जिसका सेंटेंस कंप्लीट हो जाए ओनली मैग्नीट्यूड से, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, तो ऐसी क्वांटिटियां स्केलर क्वांटिटियां कहलाती हैं। या ऐसी क्वांटिटी जो ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, ऐसी क्वांटिटियों को हम स्केलर क्वांटिटियां कहते हैं। अब स्केलर क्वांटिटी में हमने कहा ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है बेटा। इनका सेंटेंस, जितनी भी स्केलर क्वांटिटी होंगी उनका सेंटेंस केवल मैग्नीट्यूड बोलने से कंप्लीट हो जाए, किसकी रिक्वायरमेंट ही ना हो, डायरेक्शन की कोई जरूरत ना हो, तो ऐसी क्वांटिटियों को हम स्केलर क्वांटिटियां कहते हैं। जैसे बहुत सारी क्वांटिटियां होती हैं, एग्जांपल में जैसे आपका मास है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, ये क्वांटिटी कैसी हैं आपकी, यहाँ लिख देता हूं इसको, स्पीड, बहुत सारी क्वांटिटियां होती हैं, ईटीसी। ये सारी क्वांटिटियां आपकी कैसी हैं, ये सारी क्वांटिटियां कैसी हैं, स्केलर क्वांटिटियां हैं। मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, ईटीसी। जैसे एक एग्जांपल देखो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, डेली लाइफ में हमारे ये यूज होता रहता है, इसीलिए हमें मालूम है। देखो कैसे, जैसे हम किसी दुकान पर जाएं और चीनी खरीदना चाहते हैं, है ना, तो हम उस दुकान से, अगर दुकानदार से हम ये बोलें कि हमें चीनी दे दो, तो क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट है और वो हमें चीनी दे देगा? तो हमारा सेंटेंस अभी इनकम्प्लीट है। तुरंत उसका क्वेश्चन आएगा हमारी तरफ कि आपको कितनी चीनी चाहिए, हाउ मच। तो हम कहेंगे उससे, फिर हम आंसर दे रहे हैं कि 4 चीनी दे दो। तो क्या सेंटेंस कंप्लीट हुआ? 4 चीनी दे दो। तो हमने केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोल दी 4। तो क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया? क्या वो दोबारा से क्वेश्चन पूछेगा? तो अब दोबारा से क्वेश्चन पूछेगा, सही तरीके से बताओ 4 का मतलब क्या है। तो हम उससे कहेंगे कि 4 किलोग्राम चीनी दे दो। तो हमें 4 किलोग्राम, जैसे हम बोलेंगे 4 किलोग्राम चीनी दे दो, तो क्या हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ? तो पक्का कंप्लीट हुआ। क्या वो हमसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि आप 4 किलोग्राम चीनी लोगे तो ईस्ट में लोगे, वेस्ट में लोगे, लेफ्ट हैंड में लोगे, राइट हैंड में लोगे, या कोई डायरेक्शन के बारे में क्वेश्चन पूछे कि आप किस डायरेक्शन में चीनी लोगे, तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। दैट मीन्स मास, ये किस क्वांटिटी की वैल्यू है? मास। तो मास में केवल मैग्नीट्यूड बोल देने से, 4 किलोग्राम, केवल मैग्नीट्यूड बोल देने से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, सामने वाला उसे समझ जाता है, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसी क्वांटिटियां ही स्केलर क्वांटिटियां हैं। तो एक पॉइंट तो मैंने बोला, स्केलर क्वांटिटी में केवल ऐसी क्वांटिटी जिन्हें कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की नहीं, ऐसी क्वांटिटियां स्केलर क्वांटिटियां कहलाती हैं, ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट अगर मैं बोलूं कि जितनी भी स्केलर क्वांटिटियां हैं वो ओबे करती हैं, ओबे ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ओबे करती हैं।
ऑर्डिनरी अलजेब्रा का क्या मतलब होता है? तो कभी भी अलजेब्रा की बात आती है तो जब तो अलजेब्रा किसे कहते हैं, पहले इस पर ध्यान देते हैं कि व्हाट इज द अलजेब्रा। ये अलजेब्रा क्या है? तो जानते हो अलजेब्रा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसमें हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करें। अलजेब्रा एक मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसमें हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें, उसको हम अलजेब्रा बोलते हैं। अब जानते हो अलजेब्रा लाइफ में हम 3 टाइप का अलजेब्रा पढ़ते हैं, 3 टाइप का अलजेब्रा पढ़ते हैं। पहला टाइप मैं बताऊंगा आपको, फर्स्ट होता है ऑर्डिनरी अलजेब्रा। ऑर्डिनरी अलजेब्रा एक तो हम पढ़ते हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जो आप बचपन से अलजेब्रा पढ़ते चले आ रहे हो। बचपन से आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जैसे कर रहे हो, वही ऑर्डिनरी अलजेब्रा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 1 + 1 कितना होता है तो आप कहते हो 2। मैं अगर आपसे पूछूं 3 और 4 कितना होता है तो आप कहते हो 7। तो आप 3 + 4 = 7। ये एडिशन की बात करी, ऐसी मल्टीप्लिकेशन की बात कर सकते हैं। मैं आपसे पूछूं 3 × 4 और 4 × 3 इक्वल है क्या, तो आप क्या होगा, इक्वल है। ये 3 4 × 12 और 4 3 × 12, तो ये इक्वल है। दिस इज अ ऑर्डिनरी अलजेब्रा, जो आप बचपन से जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये करते चले आ रहे हो, वही ऑर्डिनरी अलजेब्रा है। उसी अलजेब्रा के द्वारा हमारी जितनी भी स्केलर क्वांटिटियां हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं, डिवाइड होती हैं, एडिशन होता है उनका और सब्ट्रैक्शन भी होता है। जितनी भी स्केलर क्वांटिटियां होंगी उनको हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा के बारे में बात करें। एक टाइप का हमने अलजेब्रा पढ़ा। अब 11th में इसी चैप्टर में हम एक और अलजेब्रा पढ़ेंगे। उस अलजेब्रा का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा, उस चैप्टर उसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है? ये बिल्कुल डिफरेंट है ऑर्डिनरी अलजेब्रा से। इसी को हमें इस चैप्टर में सीखना है। इस चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। बस अभी तो मैं थोड़ा सा आपको इतना बताना चाहता हूं कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा में और वेक्टर अलजेब्रा में डिफरेंस क्या है, लेकिन केवल बताऊंगा, समझ में नहीं आएगा। समझ में का मतलब उसे आप सीख नहीं पाओगे इतनी जल्दी, है ना। वो तो हम धीरे धीरे सिखाएंगे आपको, नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। वेक्टर अलजेब्रा जरा समझो। वेक्टर अलजेब्रा कहता है कि अगर हम 2 वेक्टर क्वांटिटियों को ऐड करें, जैसे 3 और 4, इनके ऊपर मैंने देखो वेक्टर लगा दिया, ये वेक्टर के सिंबल होते हैं। तो आप बताओ अगर मैं 3 वेक्टर प्लस 4 वेक्टर को ऐड करूं तो कितनी वैल्यू आएगी? अगर हम 3 वेक्टर, एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक दूसरी सिमिलर वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे ये फोर्स है 3 न्यूटन, ये भी फोर्स है 4 न्यूटन। तो ये दोनों फोर्स ही फोर्स हैं, बट उनकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड अलग अलग है, 3 न्यूटन 4 न्यूटन। और ये वेक्टर क्वांटिटियां हैं, आप इनको कैसे ऐड करोगे? 3 न्यूटन वेक्टर प्लस 4 न्यूटन वेक्टर, इनको आप ऐसे ऐड कैसे करोगे? तो आप सोचोगे 4 और 3 7, इनका एडिशन 7 वेक्टर, गलत। तो ये ऐसे नहीं है। ऑर्डिनरी अलजेब्रा के द्वारा हम वेक्टर क्वांटिटियों को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसके लिए एक नया अलजेब्रा बनाया गया, वेक्टर अलजेब्रा। जानते हो वेक्टर क्वांटिटियों को ऐड करने के लिए जिन 2 वेक्टर क्वांटिटियों को आप ऐड कर रहे हो उनके मैग्नीट्यूड तो आपको मालूम होने चाहिए, लेकिन उनके बीच में जो एंगल है, इनका एडिशन इन 2 वेक्टर क्वांटिटियों के मैग्नीट्यूड के अलावा इन दोनों वेक्टर क्वांटिटियों के बिटवीन एंगल पर भी डिपेंड करता है। इन दोनों वेक्टरों के बीच में कितना एंगल है? अगर इन दोनों वेक्टर क्वांटिटियों के बीच में एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन 3 वेक्टर एंड 4 वेक्टर थीटा है, तो इस थीटा की वैल्यू पर इन दोनों वेक्टरों के बीच में जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू पर इन दोनों वेक्टरों का एडिशन डिपेंड करेगा। बट फिर भी अगर ये एंगल हमें गिवन नहीं है, फिर भी हम इन दोनों वेक्टरों का एडिशन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं अभी प्रेजेंट में। जानते हो इन दोनों को ऐड करके मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? तो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है 7। और इन दोनों वेक्टरों को ऐड करके मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? तो मिनिमम वैल्यू आ सकती है 4 में से 3 घटाओ 1,
तो इन दोनों का एडिशन 1 और 7 के बिटवीन लाई करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों का एडिशन 1 होगा या फिर 7 होगा, मैं कह रहा हूं कि इन दोनों का एडिशन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। इन 1 और 7 के बिटवीन कोई सी भी एक वैल्यू हो सकती है ना जी। 4 में से 3 घटाया 1 आया, 4 और 3 को ऐड किया 7। तो इसकी इन दोनों वेक्टरों का एडिशन, 3 वेक्टर और 4 वेक्टर का एडिशन जब हम करें तो 7 से ज्यादा एडिशन नहीं आ सकता। 7 मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा इनका ऐड करने पर वैल्यू नहीं आएगी, और मिनिमम वैल्यू 1 से कम नहीं आएगी। लेकिन इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी ऐड करने पर, वो डिपेंड करेगी थीटा इन दोनों वेक्टरों के बिटवीन कितना एंगल है, उस एंगल पर एग्जैक्ट वैल्यू डिपेंड करेगी। लेकिन मिनिमम वैल्यू 1 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 7 होगी। इन दोनों के बीच में कोई सी भी एक वैल्यू आ सकती है, 1 भी आ सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू आ सकती है इन दोनों को ऐड करने पर। बड़ा अजीब सा है कि 4 और 3 को ऐड करें और सपोज करो 1 आ जाए, तो ऐसा अजीब सा लग रहा है यार। 1 और 4 वेक्टर प्लस 3 वेक्टर का ऐड करने पर 1, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 से 7 के बीच में कोई सी भी वैल्यू आ सकती है, 7 से ज्यादा नहीं आएगी और 1 से कम नहीं आएगी, है ना वेक्टर एडिशन बिल्कुल अजीब सा। तो इसी को हम आगे सीखेंगे। अभी तो मैं बस बता रहा हूं कि वेक्टर अलजेब्रा ऑर्डिनरी अलजेब्रा से बिल्कुल डिफरेंट है। इनको सिखाएंगे आगे कि दो वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन हम कैसे करते हैं। वैसे आपको बता दूं कि एक फॉर्मूला बता देता हूं डायरेक्टली अभी, फिर आगे समझाऊंगा। जैसे हम दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करें तो इनका रिजल्टेंट आया आर वेक्टर। तो इस आर वेक्टर का जो वैल्यू होगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके आर वेक्टर आ रहा है, तो इस आर की जो वैल्यू होगी वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे अभी हम। और ये फॉर्मूला कैसे आया बता दूंगा मैं अभी आपको, 2ab cos थीटा, इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। ये आगे की चीज बता दी बहुत। ये अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करके मान लो इनका एडिशन कितना आया आर वेक्टर, तो इस आर वेक्टर की वैल्यू कैसी होगी ये वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। अब जरा सोचो, ए की आर की वैल्यू केवल ए और बी पे डिपेंड नहीं कर रही। अगर हम ए की वैल्यू 3 ही रखें, बी की वैल्यू 4 ही रखें, लेकिन थीटा की वैल्यू भी तो जरूरत पड़ेगी। और अलग अलग थीटा की वैल्यू, अगर हम ए की वैल्यू 3 रख रहे हैं, बी की वैल्यू 4 रख रहे हैं, और थीटा की वैल्यू बार बार बदल रहे हैं, ए की वैल्यू नहीं बदल रही, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, चेंज नहीं कर रहे हम, लेकिन थीटा की वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री और 180 डिग्री। हम केवल दो वेक्टरों के बीच में एंगल 0 से लेके 180 डिग्री तक बदल सकते हैं। 0 से कम एंगल नहीं होता और 180 से ज्यादा नहीं होता, 0 to 180। अभी आगे चर्चा करेंगे, है ना। तो यहाँ आर की जो वैल्यू है, इन दोनों वेक्टरों का एडिशन करके आर आया, तो इसकी जो वैल्यू है ए और बी की वैल्यू आप मत बदलो, चेंज मत करो, 3 और 4 ही रखो, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4, लेकिन थीटा की वैल्यू बदलते रहो, तो आर की अलग अलग वैल्यू आएंगी ना, आर की अलग अलग वैल्यू आएंगी ना। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 रखते हो तो जानते हो थीटा की वैल्यू 0 रखने पर ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1 और ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो r बराबर a प्लस बी। तो 4 और 3 7, मैक्सिमम वैल्यू 7, 0 डिग्री पर। अगर a और b सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में 0 डिग्री होगा और उनका रिजल्टेंट 7 आएगा। लेकिन अगर थीटा 180 डिग्री रख दें तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस। देखो एडिशन का फॉर्मूला ये सब्ट्रैक्शन का नहीं है, थीटा की वैल्यू पर ये एडिशन का फॉर्मूला है। दो वेक्टरों को ऐड करने के बाद आर वेक्टर आया, तो उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं हम, वो ये रहा आर। ये तो इस आर की वैल्यू ए और बी के साथ साथ थीटा पर भी डिपेंड कर रही है। तो ये अभी हम आगे स्टडी करेंगे। बस मैं तो बस इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई 4 वेक्टर और 3 वेक्टर को ऐड करेंगे तो 7 वेक्टर नहीं आएगा। उन दोनों का एडिशन 1 से 7 के बीच में कुछ भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि 3 वेक्टर और 4 वेक्टर के बिटवीन कितना एंगल है। तो ये चीज हम सीखेंगे, इसको बोलते हैं हम वेक्टर अलजेब्रा में आता है ये, है ना, वेक्टर एडिशन।
वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा नहीं होता, ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा नहीं होता। बिल्कुल सेम आप ये सोच रहे होंगे, एक तो ये मैंने बता दिया, दूसरा बता देता हूं 3 वेक्टर और 4 वेक्टर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 वेक्टर और 3 वेक्टर ये इक्वल नहीं होंगे भैया। जबकि यहां कह रहे हैं 3 और 4 12 और 4 और 3 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 इक्वल है, बीच में इक्वल लगा रखा, राइट है ऑर्डिनरी अलजेब्रा के अकॉर्डिंग। बट यहाँ वेक्टर अलजेब्रा कहता है कि 3 वेक्टर 4 वेक्टर का मल्टीप्लाई और 4 वेक्टर क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं होता। सर क्यों नहीं होता? तो अभी इसको मैं, ये लास्ट का टॉपिक बिल्कुल वेक्टर के लास्ट में पहुंच जाते तब आंसर आता है इसका। 4 वेक्टर 3 वेक्टर ये राइट है, अब ये इक्वल है, अब ये सही है, ये वेक्टर कहता है, अब ये सही है। सर अब समझ में ही नहीं आया, तो अभी मैं समझा नहीं सकता, ये बिल्कुल वेक्टर के लास्ट में है। तो सर आप बता क्यों रहे हो? इसीलिए बता रहा हूं कि आपके मैं दिमाग में बस इतना डालना चाहता हूं कि वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर अलजेब्रा से होता है, ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं होता। वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करता है, वो ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा नहीं होता। ऑर्डिनरी अलजेब्रा को कौन ओबे करता है? स्केलर क्वांटिटी ओबेज द ऑर्डिनरी अलजेब्रा। स्केलर क्वांटिटियों को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा। तो अभी मैंने बस इतना बताया कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा से वेक्टर अलजेब्रा बिल्कुल डिफरेंट होता है। इसी वेक्टर अलजेब्रा को ही तो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। होता ही क्या है? वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटियों का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, वेक्टर क्वांटिटियों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इसी में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसी को एक्सप्लेन करने में, समझाने में पूरा चैप्टर फिनिश। तो यही तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। बस अभी तो आप इतना समझिए कि वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन, सब्ट्रैक्शन आप ऑर्डिनरी अलजेब्रा से नहीं कर सकते। हाँ, स्केलर क्वांटिटियों का जरूर कर सकते हो। फिर आपने कहा कि अलजेब्रा आप लाइफ में 3 टाइप का पढ़ते हो। आपने एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा पढ़ लिया, एक वेक्टर अलजेब्रा, तीसरा कौन सा होता है सर? तीसरा होता है बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, इसे आप कंप्यूटर में पढ़ते हो। बूलियन अलजेब्रा बाइनरी नंबर सिस्टम में ये अलजेब्रा यूज होता है। ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम आपने पढ़ा हो, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसमें आपका एक डेसिमल नंबर सिस्टम, बहुत सारे होते हैं, ऑक्टल होता है, हेक्सा होता है, वो नहीं पढ़ना मेरे को। बूलियन अलजेब्रा केवल यूज होता है ओनली बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी डिजिट को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के लिए। जैसे बाइनरी नंबर, आप मालूम है बाइनरी नंबर्स में केवल 2 ही वैल्यू होती हैं, 2 ही डिजिट होती हैं, एक 0 और एक 1। 0 और 1 ये केवल 2 डिजिट होती हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल यही 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल यही 2 डिजिट होती हैं। अब इनका एडिशन कैसे किया जाता है? तो देखो, ये भी बिल्कुल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से, वेक्टर अलजेब्रा से बिल्कुल डिफरेंट है। आप जानते हो रूल होता है 1 + 1 जब हम ऐड करते हैं तो 10 आता है, जिसमें से सम 0 होता है और कैरी 1 होती है। अगर हम 1 + 0 ऐड करते हैं तो 1 ही होता है, 0 + 1 ऐड करते हैं तो 1 होता है, 0 + 0 ऐड करते हैं तो 0 होता है। चेक कर लेते हैं उसमें आ रहा है कि नहीं। आ रहा है बिल्कुल। लेकिन 1 + 1 10 होता है, जिसमें सम 0 आता है और कैरी 1 आती है। अब जरा समझो, अगर ऐसा है तो मैं आपसे पूछूं 1 + 1 + 1 कितना होगा? तो अब बच्चे अगर ऑर्डिनरी अलजेब्रा के हिसाब से देखें तो 3, और इसमें अगर हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा के हिसाब से 1 + 1 को ऐड करें तो 2, लेकिन यहाँ पर 1 + 1 को ऐड करने पर 10। ये रूल है, पहले बात अभी तक। तो 1 + 1 + 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। सर कैसे? तो जरा देखो, थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हम 2 बार 1 1 को ऐड करते हैं तो 10 आता है, तो 10 लिख लिया। अब इसमें एक और ऐड करना है 1, तो एक ऐड कर लो। 0 1, 0 और 1 को ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है, और 1 है ये, तो आ गया 11। लेकिन अगर हम 1 + 1 + 1 + 1 ऐड करें, 4 बार ऐड करें, तो 3 बार ऐड करने पर 11 आया है।
3 बार ऐड करने पर 11, 3 बार ऐड करने पर 11, एक और ऐड कर ले। तो ऐड कैसे करेंगे, एक और एक कितना होता है, एक और एक 10 होता है, जिसमें सम होता है 0 और कैरी आती है 1। ये कैरी है बेटा, ये कैरी। 1 और 1 होता है 0, 10, 10 में सम आता है 0 और कैरी आती है 1, तो कैरी 1 लिख दी। फिर 1 और 1 अगेन 10, 10 में सम आ गया 0 और कैरी आ गई 1, और कैरी है और कुछ है नहीं नीचे, तो 1 आ गया, तो 100 हो गया। एक इसको ऐड करेंगे तो 100 आ गया, है ना। मैं ये नहीं सिखा रहा आपको, बस मैं तो आपको इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लाइफ के अंदर 3 टाइप का अलजेब्रा पढ़ते हो, एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, एक वेक्टर अलजेब्रा इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये 12th में पढ़ते हैं। बूलियन अलजेब्रा एक टॉपिक हुआ करता था, लॉजिक गेट, लेकिन अब 12th से भी हट गया है। बूलियन अलजेब्रा वहाँ पर पढ़ाते थे, वहाँ पर बाइनरी नंबर सिस्टम थोड़ा सा यूज होता था, तो वहाँ पे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन बाइनरी नंबर्स का कैसे करते हैं, डिवीजन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, थोड़ा सा एडिशन तो मैंने आपको दिखाया, बिल्कुल डिफरेंट है। देखो 1 + 1 + 1 ऑर्डिनरी अलजेब्रा में 3, लेकिन यहाँ ऐड करने पर 11 आ रहा है। जिसने भी ये बूलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम का एडिशन पढ़ा होगा कंप्यूटर के अंदर, उसको ये समझ में आएगा, और जिसने नहीं पढ़ा हो टेंशन ना लें, है ना, टेंशन नहीं लें, ठीक है। चलो ये सब समझ में आया आपको। तो व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटी क्लियर हुई बेटा, ऐसी क्वांटिटी जो ओनली मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करती, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये ऑबे करती हैं ऑर्डिनरी अलजेब्रा को, दैट मींस ये स्केलर क्वांटिटी जितनी भी हैं वो सिंपल अलजेब्रा द्वारा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड और डिवाइड हो जाती है ना। ये सिंपली ऐड कर सकते हो, बिल्कुल समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये समझ में आया है यहाँ तक। अभी इसको वापस दोबारा से उठाएंगे हम, अब आगे सुनते हैं बेटा, ये सब मैं उठा देता हूँ। अब बढ़ाते हैं हम, अगला है वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की तरफ आए, ये वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है, तो इसकी सुनते हैं हम, वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन अगर हम कहें कि ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिप्रेजेंट करे, दोनों ही रिप्रेजेंट करे, ऐसी क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड भी रिप्रेजेंट करे एज वेल एज डायरेक्शन, ये बोथ रिप्रेजेंट करे, दैट मींस ऐसी क्वांटिटी जिसका सेंटेंस मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से कंप्लीट होता हो, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। नहीं, जानते हो, अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है, बोथ रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ रिप्रेजेंट करती है, तो क्या इतना सेंटेंस उस क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए सफिशिएंट है? तो आंसर है नो। अगर कोई क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ रिप्रेजेंट करती है, तो इतना सेंटेंस उस क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर वेक्टर बोलने के लिए सफिशिएंट क्या है सर? तो कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तब कहलाएगी जब उसमें वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो रिप्रेजेंट करे ही करे, साथ में वो ओबे करे। ओबे किसको करे? ओबे द वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन को ओबे करे, ओबे द वेक्टर एडिशन, ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, द ऐसे लिख लो, ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ऐसे लिख सकते हो, या इसके नीचे लिख सकते हो वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करे भाई, ऐसे। ये दोनों सेंटेंस, ये कंडीशन है वेक्टर क्वांटिटी की बेटा, ये दोनों कंडीशन। अगर क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन है, गिव 2 नेसेसरी कंडीशन फॉर अ गिवन क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, ये क्वेश्चन आता है, तो कंडीशंस बताइए। तो पहली कंडीशंस है कि कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिप्रेजेंट करे। दूसरी कंडीशंस है वो ओबे करे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस, या वेक्टर अलजेब्रा को ओबे करे, मतलब वेक्टर अलजेब्रा द्वारा
वेक्टर क्वांटिटियाँ ऐड हों, सब्ट्रैक्ट हों, मल्टीप्लाइड हों। अभी थोड़ी सी मैंने जानकारी दी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। ये वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस है ना, इसको ओबे करें। चलिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस क्या हैं, तो ये अब हम आगे पढ़ेंगे। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन वेक्टर एडिशन है ना, और कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत सारे होते हैं। इन सबको अगर ओबे करता है, वेक्टर्स के जितने भी लॉ हैं, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, उन सबको ओबे करें तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाए। अगर कोई क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है बट ओबे नहीं करती लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, एक क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा को, वेक्टर्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को ओबे नहीं करती, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को ओबे नहीं करती, तो उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। सर कोई एग्जांपल है ऐसा, और क्यों नहीं कह सकते, तो जरा समझो। डेफिनेशन तो यही है बेटा। एग्जांपल है इसमें करंट। करंट जानते हो कैसी क्वांटिटी होगी आपके हिसाब से, करंट कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? जानते हो करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ, एक वायर है उसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, एक कंडक्टिंग वायर इसमें, एक कंडक्टिंग वायर इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर, तो ये 2 एम्पियर तो मैग्नीट्यूड हो गया करंट का, ये 2 एम्पियर तो करंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और ये एरो हेड बनाया, ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो करंट में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, बट जो करंट है वो किस क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। बिकॉज क्यों नहीं होती? अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि करंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, स्केलर क्यों है? तो हम कहेंगे कि करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट करंट ओबे नहीं करता किसको? लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। किसके द्वारा ये ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता है? ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा करंट ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ओबे करता है। ये करंट कौन से अलजेब्रा को ओबे करता है? ऑर्डिनरी अलजेब्रा को। किसको ओबे नहीं करता है? वेक्टर अलजेब्रा को नहीं करता, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को ओबे नहीं करता। सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि करंट इस लॉ को ओबे नहीं करता और ऑर्डिनरी अलजेब्रा द्वारा ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाता है? तो एक इसको थोड़ा सा समझा सकता हूं कैसे। जैसे ये इधर से 3 एम्पीयर करंट आ रही है एक कंडक्टिंग वायर में, और इधर से आ रही है 4 एम्पीयर करंट। अब बताओ इन दोनों, इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। 3 एम्पीयर करंट और 4 एम्पीयर की करंट के बिटवीन कितना एंगल है? 30 डिग्री। अब ये दोनों इस वाले पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इधर से 3 एम्पीयर करंट आई, इधर से ये मीट करी 4 एम्पीयर, तो इस जगह पे मीट कर गई, मतलब इन दोनों करंटों का टोटल हो जाएगा। तो वो करंट इधर की तरफ कितनी होनी चाहिए? तो इधर की तरफ आई 7 एम्पीयर, 4 और 3 7, सीधा सीधा आ गया 4 और 3 कितना आ गया? 7 एम्पीयर। देखो सीधा सीधा 4 और 3 7 एम्पीयर ऐसे। तो ये ऑर्डिनरी अलजेब्रा को ओबे कर रहा है। एक सर वेक्टर अलजेब्रा को क्यों नहीं कर रहा, वो कैसे मालूम पड़ेगा? मैं बताता हूं। दूसरा, ये 3 एम्पीयर और ये 4 एम्पीयर, अब बताओ इनके बीच में एंगल मैंने बदल दिया, 90 डिग्री कर दिया, यहाँ 30 डिग्री था, यहाँ 90 डिग्री कर दिया, और ये दोनों करंट अभी भी यहाँ पर मिल रही है, तो इन दोनों का मीट करके टोटल करंट कितनी हो जाएगी? अभी भी 7 एम्पीयर। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर, अगर ये क्वांटिटी वेक्टर होती तो अभी मैंने बताया था जो वेक्टर क्वांटिटियां होती हैं उनका एडिशन एंगल पर डिपेंड करता है, और एंगल चेंज होने से रिजल्टेंट बदल जाता है। अभी थोड़ा देर समझाया था। अब जरा सोचो, यहाँ 30 डिग्री है तब भी रिजल्टेंट 7 एम्पीयर है, यहाँ 90 डिग्री कर दिया तब भी रिजल्टेंट 7 एम्पीयर कर दिया। दैट मीन्स वो इस वाले लॉ को क्या नहीं कर रहा? ओबे नहीं कर रहा। ये लॉ क्या होता है? ये लॉ होता है R इक्वल टू, ये वेक्टर एडिशन क्या होता है इसका ये फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे बेटा। दो वेक्टरों का एडिशन वैल्यू के साथ साथ, जिन दो वेक्टर क्वांटिटियों को हम ऐड कर रहे हैं उनके साथ साथ उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। जैसे अगर हम A की वैल्यू मान लें 3 एम्पीयर और B की वैल्यू मान लें 4 एम्पीयर, तो अगर हम 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर रखें, यहाँ इसमें 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर, तो 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर, लेकिन यहाँ एंगल 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो R की एक वैल्यू आएगी।
लेकिन इस वाली वैल्यू में देखें तो 3 एम्पियर, फिर ए की वैल्यू 3 ही रखी है, बी की वैल्यू 4 ही रखी है, लेकिन फिर आर की वैल्यू 90 डिग्री कर दें तो आर की वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन यहीं हो रही 7 ही है, पहले भी 7 थी, अभी भी 7 है। दैट मीन्स वो इस लॉ को क्या नहीं कर रही, ऑबे नहीं कर रही। और ये जान तो लॉ किसका है, वेक्टर एडिशन का, इसे ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन बोलेंगे अभी आगे चल के। तो इसी लॉ को वो ऑबे नहीं कर रही है, इस लॉ को वो ऑबे नहीं कर रही है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा यहाँ 7 एम्पियर होगी, 7 एम्पियर? अरे करंट दिखती थोड़ी है, आप यहाँ पे एक एमीटर लगा सकते हो, उसमें केवल रीड कर सकते हो, आप यहाँ पे एमीटर लगा सकते हो, रीड कर सकते हो केवल ओनली। तो ये थोड़ी किसी वायर में हम देखेंगे ऐसे और करंट दिख जाएगी और हम कहेंगे अच्छा इसमें 7 एम्पियर है, करंट नहीं दिखती, एमीटर से रीड करके पता करेंगे। तो हमने ये पता लगाया, हमने नहीं, साइंटिस्टों ने, कि ये कितना भी एंगल कर लो, क्वांटिटियाँ चेंज मत करो, ये नहीं चेंज होता है, 7 एम्पियर ही रहता है रिजल्टेंट। तो ये सिंपली ऐड हो रहा है 4 और 3 7, 4 और 3 7, इस लॉ को वो ऑबे नहीं कर रहा है। और ये लॉ कौन सा है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब करंट ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही है ओनली किससे, ऑर्डिनरी रूल्स को ऑबे करके। वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा को वो ऑबे नहीं कर रही। तो करंट किस में नहीं आ सकती, वेक्टर में नहीं आ सकती। वेक्टर होने की कंडीशंस है वो वेक्टर्स लॉ को ऑबे करनी चाहिए बेटा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होना ही होना चाहिए, बट साथ में इस लॉ को भी ऑबे करनी चाहिए। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना सफिशिएंट नहीं होता उस क्वांटिटी को वेक्टर बोलने के लिए, ये भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन फिलफिल होनी चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। ठीक है, तो करंट कैसी क्वांटिटी है, फिर स्केलर में जगह दी गई, इसको किस में जगह डाली दे दी गई, स्केलर में, क्योंकि उसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, तो इसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं हम करंट को, वेक्टर नहीं बोलते। ऐसे ही प्रेशर होती है, प्रेशर में भी डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ होती है, फिर भी प्रेशर को वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलते, क्योंकि वो भी इसी लॉ को ऑबे नहीं करता है, वेक्टर्स लॉ ऑफ अलजेब्रा को ऑबे नहीं करता है, इसीलिए प्रेशर को भी किस में जगह दी गई है, स्केलर में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसी क्वांटिटी का नेम बताइए जिसकी डायरेक्शन होती है बट फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हम कहेंगे वो क्वांटिटी है करंट, वो क्वांटिटी है प्रेशर, इसकी डायरेक्शन होती है फिर भी ये वेक्टर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ को ऑबे नहीं करती है। एक क्वेश्चन हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो करंट इसी में आ जाएगा बेटा, फिर करंट भी इसी में आ गया स्केलर में, और प्रेशर भी इसी में आ गया स्केलर में। सर इसके एग्जाम्पल होते हैं डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो, वेलोसिटी, एक्सिलरेशन, फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी। सर आपने वेलोसिटी लिख दी, वो केवल वेलोसिटी है, जानते हो हम केवल वेलोसिटी लिखते हैं, उसमें लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ये हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे आगे। एंगुलर एक्सिलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, है ना, ये सारी क्वांटिटी जिसमें एंगुलर लगे हुए हैं, एंगुलर मोमेंटम, ये भी वेक्टर क्वांटिटी में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ये 12th में होता है वर्ड, ये सारी वेक्टर क्वांटिटी में आती है, बहुत सारी होती हैं, वो धीरे धीरे आपको सब मालूम पड़ जाएंगी। ठीक है, ठीक है, आगे वेक्टर क्वांटिटी आपको समझ में आई। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ अलग से बनता है, एक क्वांटिटी और होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, टेंसर क्वांटिटी, लेकिन इसे थोड़ा सा मैं रीड कर देता हूँ। टेंसर क्वांटिटियाँ क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जो ना कंप्लीटली स्केलर हो और ना कंप्लीटली वेक्टर हो, ऐसी क्वांटिटी जो ना कंप्लीटली स्केलर क्वांटिटी हो और ना कंप्लीटली वेक्टर क्वांटिटी हो, उन क्वांटिटियों को टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं, नाइदर स्केलर नॉर अ वेक्टर। ऐसी क्वांटिटी जो ना कंप्लीटली स्केलर है और ना ही वेक्टर है, तो नाइदर स्केलर नॉर अ वेक्टर, उन क्वांटिटियों को टेंसर क्वांटिटी कहा जाता है। कोई एग्जांपल है सर? तो है, एक है, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका जो देते हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये समझना कि सर ये कंप्लीटली स्केलर क्यों नहीं है और कंप्लीटली वेक्टर क्यों नहीं है, तो ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है इसको समझना पड़ेगा।
अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कंप्लीटली नॉलेज रखते हो तो फिर इसे समझाया जा सकता है कि ये कंप्लीटली स्केलर क्यों नहीं है और कंप्लीटली वेक्टर क्यों नहीं है। तो अभी इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, सिलेबस में भी नहीं है। बस एक एग्जाम्पल पूछता है कि गिव द वन एग्जाम्पल जो नाइदर स्केलर नॉर अ वेक्टर, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देना हो तो दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम स्ट्रेस, ये तीसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं। एक और देना हो तो इसमें एक और दे सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ये 3 एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये 2 होते हैं, है ना। सभी किताबों में मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अगर कहीं टेंसर क्वांटिटी लिखी होती है तो सबसे पहले एग्जाम्पल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही देते हैं। ये हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे 4th यूनिट में जाके, है ना। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, बहुत आगे है अभी, ठीक है। अच्छा, बस केवल एग्जाम्पल नाइदर स्केलर नॉर अ वेक्टर, एक क्वेश्चन हो गया। फिर एक क्वेश्चन और पूछता है आइदर स्केलर और अ वेक्टर, स्केलर भी हो एज वेल एज वेक्टर भी हो, दोनों हो, ऐसा एक क्वांटिटी का नाम बताओ। तो है ना अजीब कि स्केलर भी हो और वेक्टर भी हो, एक आइदर स्केलर और अ वेक्टर। एग्जाम्पल बताओ एक आइदर स्केलर और अ वेक्टर, सोचो। आइदर स्केलर, नाइदर स्केलर नॉर अ वेक्टर, वेक्टर टेंसर क्वांटिटी। आज एग्जांपल में टेंसर क्वांटिटी मत लिखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। किसी ने पूछा नाइदर स्केलर नॉर अ वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल बताओ, टेंसर क्वांटिटी ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो तो क्वांटिटी का नेम है बेटा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलिए, ठीक है। अच्छा, अब आइदर स्केलर और वेक्टर का एग्जांपल कौन है? वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर भी है और स्केलर भी है। सर ये ऐसे कैसे हो सकता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी और स्केलर भी है। तो जानते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें होती है। सो दोनों है तो फिर वेक्टर में आना चाहिए, तो करंट में भी तो दोनों थी, मैग्नीट्यूड भी था डायरेक्शन भी थी, फिर भी वेक्टर में नहीं जगह बना पाई, किस में आ गई? करंट में। क्यों आ गई? क्योंकि वो ऑबे नहीं कर रही थी लॉ ऑफ वेक्टरेशन को। कुछ ऐसा ही यहाँ है, जरा समझो। इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ रिप्रेजेंट करता है, बट अगर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी की तरह से काम करता है। सर क्यों? तो कि जब स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये ऑबे करता है कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को, इसको ऑबे करता है बेटा। सर ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या आ गया? तो मैंने कहा वेक्टर्स एडिशंस में लॉ ऑफ ये लॉज लिखा है, लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सारे लॉज होते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन सबको ऑबे करना चाहिए, तभी वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में आता है। तो इसको ही ऑबे ही करता है। कब करता है? जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करें तो वेक्टर है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, उसके आगे हमें लिखना चाहिए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर में आएगा। लेकिन अगर फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, फाइनाइट कह दो या लार्ज कह सकते हो आप, फाइनाइट है, फाइनाइट या लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये ऑबे नहीं करता कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। सर क्यों नहीं करता? तो बेटा ये टॉपिक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर मोशन में आता है। किस में आता है? सर्कुलर मोशन। जिस दिन हम सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे तो जानते हो प्रदीप फंडामेंटल बुक में सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल क्वेश्चन में, ये पहला या दूसरा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है वहां पे कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वाई, ये कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ऑबे करता है, ये बोल रहे हैं वहां पे। लार्ज नहीं होता, लार्ज फाइनाइट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर होती है बेटा, क्योंकि ये ऑबे नहीं करती है इस लॉ को। जैसे करंट नहीं कर रही थी इस लॉ को ऑबे, तो स्केलर में फेंक दी, ऐसे ये ऑबे नहीं करती है अगर ये लार्ज हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इसे किस में फेंक दिया जाता है? फिर स्केलर क्वांटिटी में फेंक दिया जाता है। समझ में आया? तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है
जो वेक्टर भी है और स्केलर भी है, आइदर स्केलर और अ वेक्टर। ये क्वेश्चन पूछता है आपसे, गिव द वन एग्जांपल आइदर स्केलर और अ वेक्टर। तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप एग्जांपल में लिख सकते हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आज के लिए इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।